तो आइए अपने मॉक टेस्ट की सीरीज में हम लोग आज शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट नंबर 3। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर हम अपने मॉक टेस्ट को इजी, मीडियम और टफ इनमें डिवाइड कर दें तो जो ये अभी हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ये इजी और मीडियम के बीच में है, ठीक है, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो धीरे धीरे डेवलप हो। धीरे धीरे हम लोग मीडियम से टफ के बीच में और बाद में लास्ट में टफ में आ जाएंगे, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ऑल्दो द प्रपोजल सीम्स लुक्रेटिव, यद्यपि जो प्रपोजल है वो आकर्षक लग सकता है, इसके जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है, इसके जो दीर्घकालिक प्रभाव है वो गहराई से डैश हैं। क्या है? आइए। लुक्रेटिव मतलब आकर्षक, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, ठीक। रूटीन का मतलब होता है सामान्य, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, ठीक। और प्रिकेरियस का मतलब होता है जोखिमपूर्ण या अनिश्चित, जिसमें कोई चीज निश्चित ना हो। तो यद्यपि प्रपोजल, अब देखिए यद्यपि क्या है, ये एक ऑल्दो कंट्रास्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कंट्रास्ट मतलब जो लुक्रेटिव है, आकर्षक है, उसका कुछ उल्टा लिखना है हमें यहाँ। तो क्योंकि कंट्रास्ट लिखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑल्दो दिया है। ऑल्दो द प्रपोजल सीम्स लुक्रेटिव, इट्स लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस रिमेन डीपली जोखिमपूर्ण या अनिश्चित। तो आंसर सही क्या हुआ? प्रिकेरियस। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट में बता रहा है आकर्षक के। कोई चीज देखने में तो आकर्षक लग रही है लेकिन वो जोखिमपूर्ण हो सकती है, यहाँ ऑल्दो लगा है इसलिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, ठीक है, एंटोनियम निकालना है। ही रिमेन्ड काम इवन ड्यूरिंग द हीटेड आर्ग्यूमेंट, वो गर्मा गर्म बहस के दौरान भी काम रहा। काम मतलब शांत रहा, ठीक है। तो शांत रहा, उसका एंटोनिम क्या होगा? साइलेंट मतलब मौन, कूल मतलब शांत, नर्वस मतलब घबराया हुआ, और एजिटेटेड मतलब काम का ऑपोजिट। एजिटेटेड मतलब कोई व्यक्ति उत्तेजित हो, गुस्से में हो या अशांत हो, उसको बोलेंगे एजिटेटेड। तो काम का एंटोनिम क्या हो गया? एजिटेटेड। इसका सही आंसर क्या हो गया? बी, ठीक। इसका सही आंसर था ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? नो लेस देन 5 players was present during the official singing ceremony। अब देखिए जो यहाँ सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है 5 players। इसकी हिंदी क्या हुई? इसकी हिंदी हुई कि 5 खिलाड़ियों से कम प्रेजेंट नहीं थे आधिकारिक साइनिंग सेरेमनी के दौरान। आधिकारिक हस्ताक्षर सेरेमनी के दौरान 5 प्लेयर्स से कम लोग उपस्थित नहीं थे। तो नो लेस देन 5 प्लेयर्स आ रहा है। 5 प्लेयर्स सब्जेक्ट है हमारा यहाँ। अगर यहाँ पर हमारा 5 प्लेयर सब्जेक्ट है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। वर्ब भी प्लूरल होगा। तो वॉज की जगह क्या होगा? वर। नो लेस देन 5 प्लेयर, 5 प्लेयर से कम लोग उपस्थित नहीं थे। तो सब्जेक्ट हमारा चूंकि प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा। तो एरर कहाँ थी? 2 में। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। द मिनिस्टर्स स्पीच वॉज फिल्ड विद, जो मंत्री का भाषण था वो भरा हुआ था डैश रिमार्क्स दैट ऑफेंडेड द ऑडियंस, ऐसे रिमार्क से, ऐसे टिप्पणियों से भरा हुआ था जिसने कि ऑडियंस को, श्रोताओं को ऑफेंड किया। ऑफेंड मतलब होता है ठेस पहुंचाना। कुछ तो खराब स्पीच के दौरान टिप्पणियां ऐसी करी गई होंगी मिनिस्टर के द्वारा जिससे कि ऑडियंस को ठेस पहुंची।
अच्छा, डिप्लोमेटिक मतलब होता है कूटनीतिक, एंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्साही, बेनेवोलेंट मतलब होता है शुभचिंतक। तो कोई उत्साहिक बात कर रहा है, कोई कूटनीतिक बात कर रहा है, कोई शुभचिंतक वाली बात कर रहा है, तब तो ऑडियंस को ठेस नहीं पहुंची होगी। ऑडियंस को ठेस कब पहुंची होगी? जब कोई अपमानजनक टिप्पणी से भरा हुआ होगा उसका भाषण, अपमानजनक। ठीक, तो डेरोगेटरी मतलब क्या होता है? अपमानजनक। क्लियर? तो द मिनिस्टर स्पीच वॉज फिल्ड विद डेरोगेटरी रिमार्क्स। आंसर इज 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है, इस अंडरलाइन सेगमेंट में ये कौन सा सही बैठता है? ईच ऑफ द एम्प्लॉइज इन द डिपार्टमेंट हैव कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग। प्रत्येक एम्प्लॉय ने, जो डिपार्टमेंट का प्रत्येक एम्प्लॉय है, ईच मतलब उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो अगर बहुत सारे एम्प्लॉय हैं तो उसमें प्रत्येक एम्प्लॉय की बात हो रही है, यानी कि बात किसकी हो रही है? सिंगुलर की। ईच मतलब प्रत्येक मतलब सिंगुलर। तो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। हैज होगा, हैव नहीं होगा। ईच ऑफ द एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के प्रत्येक एम्प्लॉय ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। तो हैज कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग। क्लियर? एक सेकेंड, हैज कंप्लीटेड हिज और हर ट्रेनिंग, ये सही है क्योंकि यहाँ देयर आ गया ना, तो ये भी आपका प्लूरल हो गया, तो ये भी गलत है। इस ऑप्शन पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। हैज कंप्लीटेड हिज और हर ट्रेनिंग। ठीक, तो वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन इन जम्बल्ड ऑर्डर। PQRS का क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज इनोवेशंस आर डिजाइंड विद ह्यूज कन्वीनियंस इन माइंड। अच्छा, इनमें से ज्यादातर इनोवेशंस को डिजाइन किया गया है ह्यूमन कन्वीनियंस, मानवीय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू AI टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड डेली लाइफ। स्मार्टफोन से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दैनिक जीवन को बदल दिया है। येट, फिर भी, देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट ओवर डिपेंडेंस ऑन मशीन। फिर भी मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता जो है वो एक ग्रोइंग कंसर्न है, उसको लेके चिंता बढ़ रही है। दिस डिपेंडेंसी माइट इवेंचुअली लिमिट अवर कॉग्निटिव एंड फिजिकल एबिलिटी। यह निर्भरता फाइनली हमारी जो कॉग्निटिव मतलब मानसिक और फिजिकल मतलब शारीरिक जो क्षमताएं हैं उसको सीमित कर सकती है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर बात किसकी हो रही है? बात हो रही है, इंट्रोड्यूस क्या हो रहा है? इंट्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू AI। जो स्मार्टफोन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें टेक्नोलॉजी ने हमारी डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो पहला तो सबसे पहले क्या हो गया? बी हो गया, फर्स्ट। ठीक, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, अब देखिए, मोस्ट ऑफ दीज इनोवेशन, ये भी गलत है। दिस डिपेंडेंसी, ये भी किसी को बता रहा है। येट देयर इज, यद्यपि, फिर भी, ये भी नहीं हो सकता। तो सही क्या है? फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है हमारे बात को। ठीक, अच्छा, मोस्ट ऑफ दीज इनोवेशंस, कौन सी इनोवेशन? ये स्मार्टफोन इनोवेशन है और AI इनोवेशन है। इनोवेशन का मतलब कि जो भी नई खोज होती है। तो दीज इनोवेशंस किसको बता रहा है? स्मार्टफोन को। तो इसका मतलब इसके बाद, बी के बाद क्या आया? ए। ठीक, तो बी के बाद सेकंड क्या आया हमारा? ए। मोस्ट ऑफ दीज इनोवेशंस, ये ज्यादातर जो इनोवेशंस हैं, जो खोज हैं, ये डिजाइन की गई हैं मानवीय सुविधाओं को माइंड में रखते हुए। तो बी के बाद आया ए। येट,
इसके बावजूद देयर इज ग्रोइंग कंसर्न अबाउट ओवर डिपेंडेंस ऑन मशीन, इसके बावजूद जो है वो मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता को लेके चिंता है। ठीक है, दिस डिपेंडेंसी, कौन सी डिपेंडेंसी, जो कि यहाँ डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, ओवर डिपेंडेंस। इसका मतलब डी जो है किसको बता रहा है, सी को, यानी कि डी बाद में आएगा। दीज डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं और ओवर डिपेंडेंस की बात सी में कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो फोर्थ हो गया और सी कौन सा हो गया, थर्ड। बिल्कुल लिंक कर रहा है। अब बी ए सी डी, पहला ही ऑप्शन सही है, बी ए सी डी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ओवर डिपेंडेंस की बात यहाँ हो रही है और दिस डिपेंडेंसी इसको बता रहा है। मोस्ट ऑफ दीज इनोवेशंस ये बता रहा है और ये दीज इनोवेशंस किसको बता रहा है, स्मार्टफोन और एआई को। तो बी ए सी डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, A leader with unwavering integrity dash compromise on core values for short-term gains। एक नेता जो के अंदर अनवेवरिंग इंटीग्रिटी हो, मतलब अनवेवरिंग मतलब जिसको कोई हिला ना सके, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी। एक ऐसा नेता जिसके अंदर बहुत अटल ईमानदारी हो, वो कंप्रोमाइज ऑन कोर वैल्यूज फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स, छोटे फायदों के लिए, अल्पकालिक फायदों के लिए अपनी जो कोर वैल्यूज हैं, जो उसके मुख्य मूल्य हैं, उन पे वो कंप्रोमाइज क्या नहीं करेगा, उन पर वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ठीक, नीड नॉट कंप्रोमाइज तो मतलब बताना चाह रहे हैं कि एक लीडर, ऐसा लीडर जो अटल ईमानदारी वाला हो, उसको नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। शुड नॉट, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी गलत। वुड नेवर, ये एक फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करेगा, जबकि है क्या कि वो नहीं कर सकता। जो जिस व्यक्ति के अंदर अटल ईमानदारी है वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा छोटे छोटे फायदों के लिए अपनी कोर वैल्यूज पे। तो सही आंसर क्या हुआ, कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल वॉन्ड, प्रिंसिपल ने वॉर्न किया, चेतावनी दी कि दैट एनी वन फाउंड, कि अगर कोई भी पाया गया, ब्रेकिंग द रूल, नियमों को तोड़ता हुआ, विल बी एक्सपेल्ड, उसको निष्कासित कर दिया जाएगा, विदाउट अ सेकेंड थॉट, बिना किसी चेतावनी के या बिना किसी सेकेंड थॉट के। ठीक, तो प्रिंसिपल ने वॉर्न किया था, पास्ट की बात हो रही है, सेकेंड फॉर्म आई कि अगर कोई व्यक्ति पाया गया रूल को तोड़ते हुए, विल बी एक्सपेल्ड, उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो जब आप पास्ट में बात कर रहे हैं तो यहां पर विल की जगह क्या आएगा, वुड आएगा। The principal warned that anybody found breaking the rule would be expelled। ठीक है, क्योंकि पास्ट मेन वर्ब जो है वो आपकी पास्ट की बात कर रहा है, तो बाकी जो डिपेंडेंट वर्ब है वो भी किसकी बात करेंगे, पास्ट की। तो एरर कहाँ थी, इस पोर्शन में। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। दे ऑट टू रिस्पेक्ट द फ्रंट लाइन वर्कर, उनको फ्रंट लाइन वर्कर का सम्मान करना चाहिए। ठीक, तो एक्टिव पैसिव के जब भी हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो 3 रूल ध्यान रख रहे हैं। पहला, जो अगर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो जो सब्जेक्ट है वो बाद में चला जाएगा जो करता है। दूसरी बात कि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और तीसरी बात, नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ये 3 बातों का ध्यान रखना है जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करें। दे ऑट टू रिस्पेक्ट द फ्रंट लाइन वर्कर, किसको फ्रंट लाइन वर्कर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दे। तो दे आपका क्या है, सब्जेक्ट। तो जब हम लोग एक्टिव पैसिव चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग ये भी करते हैं कि दे देम, जो कॉमन सेंटेंस होते हैं, जनरल ट्रूथ होते हैं, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे बाई देम, बाई देम, बाई देम, इसको इग्नोर किया गया है, जो कि सही है एक्टिव पैसिव रूल के अनुसार। सेकेंड रूल क्या है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो
मस्ट भी जब ऑट लिया गया है तो सेंटेंस में भी ऑट ही होना चाहिए, शुड नहीं होना चाहिए। आर बीइंग तो वैसे ही गलत हो गया। मस्ट भी, शुड भी सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर दे रहे हैं, इसलिए क्या हुआ, ऑट। और ऑट को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑट टू बी हो जाता है। ठीक है, ये रूल है। तो द फ्रंट लाइन वर्कर ought to be respected, फ्रंट लाइन वर्कर का सम्मान करना चाहिए, किसके द्वारा, बाय देम। लेकिन रूल ये कहता है एक्टिव पैसिव का कि बाय देम जो जनरल ट्रूथ सेंटेंस होते हैं उसमें हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही। चेंज टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, और सब्जेक्ट हमारा लास्ट में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अब इस सेंटेंस को भी हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, अच्छा, द मैनेजमेंट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट द न्यू पॉलिसी सून। मैनेजमेंट को, प्रबंधन को नई पॉलिसी, नई नीति जल्दी ही इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। मैनेजमेंट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट, मैनेजमेंट नई पॉलिसी जल्द ही इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट मतलब करने जा रहा है। ठीक ठीक, अच्छा, द न्यू पॉलिसी वॉज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट सून, ये गलत है क्योंकि यहां पर क्या है, इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और यहां क्या आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द न्यू पॉलिसी इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट, जबकि क्या होना चाहिए, इज गोइंग टू। अब ये रूल देखिए क्या लिखा है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहला रूल क्या है कि सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में हो। तो द मैनेजमेंट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट द न्यू पॉलिसी, कौन करने जा रहा है, मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट कौन है, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट बाद में जाएगा, बिल्कुल सही। अब टेंस में कोई चेंज नहीं होना, नहीं होगा भाई, यहाँ पे वॉज गोइंग है, यहाँ पे ये गलत हमने कर दिया। और सेकंड क्या है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट। अब देखिए यहां पर क्या है, ना तो बी आया ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक, अगला क्या है, द न्यू पॉलिसी विल इम्प्लीमेंट सून। अब ये विल फ्यूचर कहां से आ गया, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, नो चेंज इन टेंस, चेंज नहीं होना चाहिए टेंस में। तो बचा क्या, द न्यू पॉलिसी, जो नई पॉलिसी है, इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय द मैनेजमेंट सून, मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो हमारा लास्ट में आ गया। तो द न्यू पॉलिसी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट सून, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या है इसका, थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ईडियम फॉर द बोल्ड वर्ड्स। इवन आफ्टर ऑल द प्रेशर, इतने सारे प्रेशर होने के बावजूद, दबाव होने के बावजूद, द विटनेस डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, गवाह ने रहस्य नहीं बताया, एंड रिमेन्ड काम एंड साइलेंट, और वो शांत और चुपचाप रहा। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि करेक्ट ईडियम बताइए, ये 4 ईडियम दिए हैं, इसमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले आइए हम ईडियम्स के मतलब समझ लेते हैं। टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब होता है कि किसी को धोखा देना, इसको नोट करते जाइए। इफ यू टेक समवन फॉर अ राइड, इसका मतलब आप उसको तुच्छ समझ रहे हैं या उसको धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है निर्णय लेना। इन अ कंपनी सीईओ कॉल द शॉट्स, मतलब एक कंपनी के अंदर सीईओ निर्णय लेता है। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट का मतलब होता है हार मान लेना। ठीक, या खत्म हो जाना। कूल एज कुकुम्बर, कूल एज कुकुम्बर का मतलब होता है बहुत ही कोई संयमित रहना या
शांत रहना। तो वही तो कहना जा रहे हैं कि इतने सारे दबाव के बावजूद जो गवाह था उसने सीक्रेट नहीं रिवील किया, नहीं बताया, और काम और साइलेंट रहा, शांत रहा और संयमित रहा। तो कूल एंड एज अ कुकुम्बर, ये बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द बोल्ड ईडियम। इसमें से कौन सा बोल्ड ईडियम है? ठीक है, इस बोल्ड ईडियम जैसे पहले वाले में क्या था, आपको मीनिंग दिया था, और इसमें से कौन सा सही ईडियम है, ये उल्टा है। इसमें आपको यहाँ पर ईडियम दिया हुआ है और ये कह रहे हैं इसमें कौन सा सही मतलब है, ये बताना है। द विटनेस स्पिल्ड द बीन्स ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन शॉकिंग बोथ लॉयर। जो गवाह था उसने रहस्य उजागर कर दिया। स्पिल्ड द बीन्स का मतलब रहस्य प्रकट कर देना अनजाने में, क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम, जिससे क्रॉस एग्जामिनेशन समझते हैं ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जिरह करना, जो वकील करते हैं। शॉकिंग बोथ लॉयर्स, जो दोनों साइड के वकील थे या दोनों वकील थे उनको वो चौंक गए। तो स्पिल्ड द बीन्स का मतलब रहस्य को उजागर कर देना, प्रकट कर देना, मतलब अनजाने में। स्पोक इन रिडल्स मतलब होता है जब कोई व्यक्ति पहेलियों में बात करता है, उलझा के बात करता है। ठीक। टोल्ड अ लाई डिलिबरेटली, डिलिबरेटली मतलब होता है, डिलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर। तो अगर जानबूझकर झूठ बोलना उसको बोलते हैं टोल्ड अ लाई डिलिबरेटली, जानबूझकर झूठ बोलना। रिफ्यूज्ड टू स्पीक का मतलब होता है कि बोलने से मना करना। और रिवील्ड अ सीक्रेट अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली मतलब होता है अनजाने में, सीक्रेट मतलब रहस्य, अनजाने में रहस्य को उजागर कर देना। तो स्पिल्ड द बीन्स का भी यही मतलब होता है, और रिवील्ड अ सीक्रेट अनइंटेंशनली का मतलब होता है अनजाने में कोई रहस्य उजागर कर देना। तो इस ईडियम का सही आंसर क्या हुआ? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑफस्केट, ऑफस्केट का मतलब क्या होता है? ऑफस्केट का मतलब होता है कि कोई उलझन में डाल देना, या किसी चीज को जटिल बना देना, या किसी चीज को अस्पष्ट रूप से बताना या बोलना, उसको बोलते हैं ऑफस्केट। ठीक। उलझा देना, ये भी इसका एक सही वर्ड होता है, उलझा देना, उलझा देना। मैं छा में और झा में कभी कभी कंफ्यूज कर जाता हूँ, क्योंकि हिंदी ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो गई। मेरे ख्याल से यही सही है ना। अच्छा, सिनोनिम बताना। क्लैरिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पष्ट करना। ट्रांसलेट का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुवाद करना। जस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को उचित ठहराना। और कंफ्यूज का मतलब होता है किसी चीज़ को भ्रमित करना। ठीक है, कंफ्यूज मतलब किसी चीज़ को भ्रमित करना। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस एरर का क्वेश्चन है। ही हैड बीन वर्कड इन 3 कंपनीज बिफोर ज्वाइनिंग दिस वन। उसने इस कंपनी में को ज्वाइन करने के पहले 3 कंपनियों में काम किया हुआ है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पास्ट परफेक्ट जो होता है टेंस, उसमें हम लोग कहते हैं कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता, ये गलत है। तो बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का किया जाता है। इस कंपनी को ज्वाइन करने के पहले 3 कंपनियों में काम कर चुका था, तो इसलिए ये बीन नहीं आएगा। ही हैड वर्कड इन 3 कंपनीज, ये सही है। तो ये बीन नहीं है, तो एरर कहाँ थी? इस पोर्शन में। आगे बढ़ते हैं, तो इजी क्वेश्चन था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ठीक है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका को किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? दे ट्राइड हार्ड टू कट द कॉर्नर्स व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट्स।
विच लेड टू पुअर अरेंजमेंट, उन्होंने कार्यक्रम को आयोजित करते समय बहुत कोशिश करी, ट्राइड हार्ड मतलब बहुत कोशिश करी। कट कॉर्नर का मतलब होता है कि किसी चीज में पैसा बचाना या समय बचाना, पैसा या समय बचाना, और जिससे उसकी क्वालिटी खराब हो जाए। मतलब आप कोई काम करना चाह रहे हैं लेकिन आप उसमें पैसा बचा रहे हैं, जैसे कोई सपोज डायरेक्टर मूवी बना रहा है, उसमें वो कट द कॉर्नर्स मतलब पैसे बचा रहा है कि ज्यादा उसके पैसे ना लगे, लेकिन उस मूवी की क्वालिटी खराब हो गई। ठीक, तो कट द कॉर्नर्स का मतलब होता है कि पैसा या समय बचाना लेकिन उससे क्वालिटी खराब हो जाए। दे ट्राइड हार्ड टू कट कॉर्नर्स व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, इवेंट को ऑर्गेनाइज करते समय उन्होंने हर संभव कोशिश करी कॉर्नर्स कट करने की, विच लेड टू पुअर अरेंजमेंट, जिससे कि जो अरेंजमेंट्स थे वो पुअर हो गए, जिससे जो व्यवस्थाएं थी वो खराब हो गई। फॉलो एवरी प्रोटोकॉल का मतलब हर नियम का पालन करना। स्पेंड मनी फ्रीली का मतलब खुले हाथों से खर्च करना। डेकोरेट द कॉर्नर्स आर्टिस्टिकली मतलब हर चीज को जो कोने हैं उनको आर्टिस्टिकली मतलब कलात्मक ढंग से डेकोरेट मतलब सजाना। ये सब तो मतलब नहीं है किस जो, जैसे मैंने बताया कट द कॉर्नर का मतलब पैसा बचाना या समय बचाना। रिड्यूस कॉस्ट और एफर्ट मतलब पैसे का या प्रयास का को रिड्यूस करना, बचाना, बाय इग्नोरिंग स्टैंडर्ड, जैसे गुणवत्ता जो है, स्टैंडर्ड्स हैं उनको इग्नोर करना, उनको अनदेखी करना, जिससे कि काम खराब हो जाए। इसीलिए लिखिए, लिखा है पुअर अरेंजमेंट्स विच लेड टू पुअर अरेंजमेंट। तो इसका आंसर कट कॉर्नर का सही आंसर क्या हुआ? रिड्यूस कॉस्ट और एफर्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रैग्मेटिक का हमें सिनोनिम निकालना है। चलिए, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, इसको हम लोग पिछली बार भी शायद हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। व्यवहारिक, तो हिंदी हो सकता है गलत हो। आइडियलिस्टिक मतलब होता है आदर्शवादी, इसका सिनोनिम निकालना है हमें। इमेजिनेटिव मतलब होता है कल्पनाशील, जो आदमी इमेजिन करता है। इमोशनल मतलब होता है भावुक, और रियलिस्टिक मतलब क्या होता है? व्यवहारिक, जो रियल ग्राउंड लेवल बात करता हो। ठीक है, तो प्रैग्मेटिक मतलब है व्यवहारिक, और इसका सही सिनोनिम क्या हुआ? रियलिस्टिक। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। हर डिसीजन वाज ड्रिवन बाय कंपैशन नॉट बाय पर्सनल गेन, उसका जो निर्णय था वो दया से ड्रिवन था, न कि पर्सनल गेन से। हमें निकालना क्या है, यहाँ ध्यान रखेंगे एंटोनिम, पिछले वाले मॉक टेस्ट में एक गलत हो गई थी हमसे, बाद में क्या ठीक कर लिया था हमने। कंपैशन मतलब होता है दयालु, उसका जो डिसीजन निर्णय था वो दया के द्वारा ड्रिवन था, दया के द्वारा लिया गया था, ना कि किसी पर्सनल गेन से। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति। एक्साइटमेंट मतलब होता है कोई उत्साह। एंगर मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, और क्रुएलिटी मतलब होता है निर्दयता। तो दया का उल्टा, विलोम, एंटोनिम क्या होगा? निर्दयता। ठीक, तो सही आंसर क्या है कि उसका डिसीजन निर्दयता वाला द्वारा लिया गया था। तो एंटोनिम की बात करें तो सही कंपैशन का आंसर क्या हो गया? एंटोनिम क्रुएल्टी। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। फ्रिवलेस, इसका सिनोनिम निकालना है हमको। फ्रिवलेस मतलब क्या होता है? फ्रिवलेस मतलब होता है कोई चीज जो महत्वहीन हो, जिसका महत्व ना हो। इसे कहते हैं ना कि ही फ्रिवलेस टॉक, मतलब ऐसी बातें कर रहा है जिसका कोई महत्व ना हो, तुच्छ। इसका एक हिंदी में और मतलब होता है ना, तुच्छ। रिलेवेंट मतलब कोई प्रासंगिक बात कर रहा है, रेलेवेंट बात कर रहा है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। प्रोफाउंड मतलब गंभीर या कोई गूढ़। और ट्रिवियल मतलब होता है जिसकी वैल्यू कम हो, विद वेरी लेस वैल्यू। तो ट्रिवियल मतलब महत्वहीन, इसका कोई महत्व ना हो, महत्वहीन। तो फ्रिविलियस जिसका कोई महत्व ना हो, तुच्छ, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? ट्रिवियल। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, ये सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सही से बताइए किस में एरर है। इट इज हाई टाइम द कंपनी अडॉप्ट स्ट्रिक्टर पॉलिसीज टू डील विद वर्क प्लेस मिसकंडक्ट। ये बहुत उचित समय है कि कंपनी अडॉप्ट करे बहुत कड़ी पॉलिसीज को, जो कि कार्य स्थल पर जो मिसकंडक्ट होता है उससे डील करने के लिए। ठीक है, तो हमने जब YouTube शॉर्ट्स देखे हैं तो उसमें कई YouTube शॉर्ट्स में ये क्वेश्चन आया है कि अगर कहीं किसी सेंटेंस के अंदर इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम या इट इज अबाउट टाइम आया है, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम या इट इज अबाउट टाइम आया है, तो उस केस में उसका मतलब ये होता कि ये कार्य पास्ट में हो जाना चाहिए था। इट इज हाई टाइम का मतलब ये बहुत जरूरी है, यानी काम पास्ट में हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो बिल्कुल टाइम आ गया है, पास्ट में हो जाना चाहिए। ठीक, तो इट इज हाई टाइम, it is high time the company adopts stricter policies to deal with workplace misconduct। तो जब भी कभी इट इज हाई टाइम आए, इट इज टाइम आए, इट इज अबाउट टाइम आए, तो इंग्लिश ग्रामर का रूल ये कहता है कि आपको वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, वर्तमान का नहीं, प्रेजेंट का नहीं। इट इज हाई टाइम द कंपनी अडॉप्टेड स्ट्रिक्टर पॉलिसीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये में से कुछ आ रहा है तो वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अडॉप्ट्स नहीं होगा, अडॉप्टेड होगा। तो एरर कहाँ थी? इस पोर्शन में। ठीक, कई यूट्यूब शॉर्ट्स हम लोगों ने इस पे किए हुए हैं, अगर आप ध्यान से भाई देखो, टोटल 375 से 375 यूट्यूब शॉर्ट से ज़्यादा हो चुके हैं, और सब बढ़िया बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये 375 यूट्यूब शॉर्ट्स देख डालो ना 2-3 दिन के अंदर, तो सब कुछ क्लियर सेंटेंस एरर का। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर गिवन इन जम्बल्ड ऑर्डर। ठीक है जी, क्या कहते हैं जम्बल्ड ऑर्डर में? PQRS का क्वेश्चन है और कह रहे हैं कि आर फिक्स है। इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है, इंडिया का जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है, उसने ट्रेमेंडस हैज मेड ट्रेमेंडस स्ट्राइड्स इन रिसेंट ईयर। हाल ही के सालों में उसने बहुत उल्लेखनीय प्रगति करी है। ठीक है, द चंद्रयान मिशन डेमोन्स्ट्रेटेड लूनर लैंडिंग कैपेबिलिटी। चंद्रयान के जो मिशन है उसने प्रदर्शित करी है चंद्रमा पर उतरने की क्षमता। इसरो हैज कंसिस्टेंटली लॉन्च्ड कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस। इसरो ने लगातार कंसिस्टेंटली लॉन्च किया है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव किफायती मिशंस। दिस हैज पुट इंडिया अमंग द टॉप स्पेस फेयरिंग नेशन। इससे जो भारत है वो प्रमुख स्पेस फेयरिंग मतलब अंतरिक्ष में जाने वाले राष्ट्रों में आ गया है। अर्निंग एडमायरेशन फ्रॉम द ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी, जिससे जो वैश्विक समुदाय है, जो वैज्ञानिक समुदाय है, उससे बहुत एडमायरेशन मिला है, मतलब सराहना प्रशंसा मिली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फिक्स हो गया, आर इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसने बहुत उल्लेखनीय प्रगति करी है हाल के सालों में। उसके बाद अगर आप देखिए, इसरो हैज कंसिस्टेंटली लॉन्च्ड कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस। तो ये जो इसरो है ये एक स्पेस प्रोग्राम की ही संस्था है, और यहाँ स्पेस प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है, तो पहला हो गया बी, बिल्कुल सही। इसरो ने कंसिस्टेंटली लगातार लॉन्च किया है किफायती मिशन। अच्छा, उसके बाद है दिस हैज पुट इंडिया अमंग द टॉप स्पेस फेयरिंग नेशंस। ठीक है, दिस व्हाट, अब अर्निंग एडमायरेशन फ्रॉम द ग्लोबल, अब यानी इसके बाद ये आ गया, ये बात बिल्कुल सही है कि सी के बाद डी आएगा, कि इंडिया को टॉप फेयरिंग नेशंस में, स्पेस फेयरिंग नेशन में माना जाने लगा है,
और इससे क्या हुई है, प्रशंसा मिली है ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को। इसका मतलब सी के बाद डी आ रहा है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। और एक बात और क्लियर हो गई कि बी से शुरुआत हो रही है। ठीक, तो द चंद्रयान मिशन डिमॉन्स्ट्रेटेड लूनर लैंडिंग कैपेसिटी, और दिस हैज व्हाट हैज, ये जो चंद्रयान मिशन है इसके बारे में, दिस इसके बारे में बात कर रहा है। दिस चंद्रयान मिशन डिमॉन्स्ट्रेटेड लूनर लैंडिंग कैपेबिलिटी, दिस हैज पुट इंडिया अमंग द, तो बिल्कुल सही बात हो गई कि बी के बाद ए, उसके बाद सी और उसके बाद डी, बी के बाद ए के बाद सी और उसके बाद डी। तो दिस हैज पुट इंडिया, किसने, ए, तो यानी सी के पहले ए आएगा, सी के पहले ए आएगा, बी से शुरुआत हो रही है। अर्निंग, प्रशंसा कब मिलेगी, जब आप स्पेस फेरिंग नेशन में टॉप में आएंगे। तो सी के बाद डी है, ये सी के बाद डी है, तो बिल्कुल बन गया बी ए सी डी। आंसर हो गया 4, बिल्कुल सही। अच्छा क्वेश्चन था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। बाय द टाइम यू अराइव, जब तक तुम आओगे या पहुंचोगे, आई डैश माई रिपोर्ट एंड सेंड इट टू द मैनेजर, मैं अपनी रिपोर्ट डैश कर चुका होऊंगा और इसको मैनेज। तो जब हम बाय द टाइम की बात करते हैं ना, जैसे लिखा है सपोज बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा, फ्यूचर की बात करते हैं, द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी होगी। जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा ट्रेन, तो ये कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कि फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, हम उसकी बात करेंगे। कि जब तक तुम आओगे, आई वुड हैव कंप्लीटेड। ठीक, या विल हैव कंप्लीटेड, एक ही बात है। आई विल हैव कंप्लीटेड, आई वुड हैव कंप्लीटेड माई रिपोर्ट एंड सेंट इट टू द मैनेजर। ठीक, तो सही आंसर क्या हो गया, थर्ड। बाय द टाइम यू अराइव, जब तक तुम आओगे, आई विल हैव कंप्लीटेड, आई वुड हैव कंप्लीटेड माय रिपोर्ट एंड सेंट इट टू देम, मैं अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर चुका हूँगा और मैनेजर को भेज चुका हूँगा। यही बात यहाँ भी कह रहे हैं, जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा तब तक ट्रेन जो है वो, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसका ये सिंटेक्स है, बिल्कुल सही। थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। The most appropriate option that can substitute the underlined segment. Neither Ramesh nor his friends has brought their ID cards. ना तो रमेश और ना ही उसके दोस्तों अपने आईडी कार्ड्स लेकर आए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर का रूल, नीदर नॉर से जब भी कभी कोई सेंटेंस में जुड़ा होता है, तो जो भी इसके पास वाली वर्ब होती है, नीदर नॉर के वर्ब जो है उस सब्जेक्ट, जहाँ जो भी सब्जेक्ट नीदर नॉर के निकट वाला होता है, पास वाला होता है, तो वो जो वर्ब है वो उस पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होती है। तो यहाँ नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड, अब नीदर और नॉर के साथ सबसे पहले कौन सा है, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सिंगुलर है या प्लूरल, बहुत एक से ज्यादा फ्रेंड है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। इंग्लिश ग्रामर का ये रूल कहता है कि नीदर नॉर के जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है, इमीडिएटली बाद वाला, उसके अनुसार वर्ब होती है। तो नीदर नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट फ्रेंड्स है, तो ये जो हैज है ये हैव होगा, क्यों, क्योंकि ये फ्रेंड्स प्लूरल है। हैव ब्रॉट देयर आईडी कार्ड्स, ये सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द। डिस्पाइट ऑफ हिज अचीवमेंट्स, उसकी अचीवमेंट के बावजूद, उपलब्धियों के बावजूद, ही रिमेन्ड हम्बल, वो विनम्र बना रहा, एंड ऑलवेज हेल्प्ड, और उसने हमेशा मदद करी, द यंगर एथलीट्स, अपने छोटे खिलाड़ियों की हमेशा मदद करी, और वो हम्बल बना रहा, विनम्र बना रहा। तो डिस्पाइट ऑफ हिज अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धियों के बावजूद, तो डिस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए इंग्लिश में इसीलिए गलती होती है इसमें, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद, और डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इन दोनों का सेम मतलब होता है बावजूद।
अब चूंकि हम इंस्पाइट ऑफ यूज करते हैं तो गलती से हम लोग डिस्पाइट ऑफ समझ लेते हैं। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता। या तो इंस्पाइट ऑफ ठीक है और या डिस्पाइट ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग है बावजूद। तो यहां पर क्या कर दिया उन्होंने, डिस्पाइट ऑफ, ये गलत है। डिस्पाइट हिज अचीवमेंट्स, डिस्पाइट हिज अचीवमेंट्स ही रिमेन्ड हम्बल। ठीक, तो एरर किस पोर्शन में थी, इसमें। या तो इंस्पाइट ऑफ होता और या डिस्पाइट होता। तो यहाँ पर कौन से में एरर है, डिस्पाइट ऑफ, यहाँ पे ऑफ नहीं होना चाहिए था, डिस्पाइट हिज अचीवमेंट ये सही था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। ये वाला जो ईडियम है इसका सही में आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। द सीईओज एलोबरेट स्पीच, जो सीईओ का लंबा चौड़ा भाषण था कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी के बारे में, कंपनी की विकास रणनीति के बारे में, वॉज जस्ट ए वे, वो एक तरीका था, थ्रोइंग डस्ट इन द आईज ऑफ द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर हैं उनकी आंखों में धूल झोंकने का। थ्रोइंग डस्ट इन द आईज का मतलब आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, अच्छा इसका सही आंसर क्या हो गया, डिलिबरेटली मिसलीडिंग टू अवॉइड द ट्रूथ। डिलिबरेटली मतलब जानबूझ के वो किसी को भ्रमित कर रहा है। यहाँ जानबूझ के भ्रमित करने वाली बात नहीं है। उसकी जो ग्रोथ स्ट्रेटजी के बारे में जो स्पीच थी वो जानबूझ के भ्रमित नहीं कर रहा है, लेकिन वो आंखों में तो धूल झोंक रहा है। ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ये भी गलत है। ऑफरिंग प्रेज विदाउट सब्सटेंस, बिना किसी ठोस कारण के वो प्रशंसा कर रहा है, ये भी गलत है। कंफ्यूजिंग समवन विद फॉल्स इंफॉर्मेशन, वो कंफ्यूज कर रहा है, भ्रमित कर रहा है अपने स्पीच में फॉल्स इंफॉर्मेशन देके, गलत जानकारियां देके वो कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी के बारे में गलत जानकारी देके वो कंफ्यूज कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो गया, आंखों में धूल झोंकना मतलब किसी को कंफ्यूज करना गलत जानकारी देके। अगर आपने किसी व्यक्ति को भेजा कहीं कि तुम मेरा ये काम कराओ, वो आके आपको गलत जानकारी देके आपको कंफ्यूज कर रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब वो आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया फर्स्ट। Select the most appropriate idiomatic expression that can substitute the underlined segment. While he appeared calm during the interview, he was actually very nervous and anxious inside. यद्यपि वो इंटरव्यू के दौरान बहुत शांत लग रहा था, लेकिन यह दिख रहा था, लेकिन ही वॉज एक्चुअली, वो वास्तव में वेरी नर्वस मतलब बहुत घबराया हुआ था, एंड एंग्जियस मतलब चिंतित था। ठीक, फुल ऑफ बीन्स का क्या मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति फुल ऑफ बीन्स है, इसका मतलब बहुत ऊर्जावान है या बहुत चंचल है। वॉकिंग ऑन एग शेल्स का मतलब है कि बहुत कोई व्यक्ति सतर्क रूप से चल रहा है। इफ ही समबडी इज वॉकिंग ऑन एग शेल्स मतलब वो बहुत सतर्क है। क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब कोई जो बात हो गई उस पर पछता रहे हैं, तो बीती बात पे पछताना, बीती बात पर पछताना। और बटरफ्लाईज इन द स्टमक, स्टमक मतलब पेट, बटरफ्लाईज मतलब तितली, पेट के अंदर तितली मतलब कि कोई बहुत ही घबराहट या बेचैनी महसूस करता है जब, तो उसको बोलते हैं बटरफ्लाईज इन हिज स्टमक, घबराहट या बेचैनी। क्लियर, तो वेरी नर्वस एंड एंग्जियस इनसाइड का सही आंसर क्या हुआ, बटरफ्लाईज इन द स्टमक। ये सही इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। आइए अब हमारा आ गया पैसेज, इजी पैसेज। धीरे धीरे ये भी टफ होगा आगे आने वाले मॉक टेस्ट में। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के व्यापक प्रयोग ने हैज लेड टू कंसर्न अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य पे इसका जो प्रभाव है उसके बारे में चिंताएं व्यक्त हो गई हैं लोगों को। स्टडीज सजेस्ट
जो स्टडीज़ है वो ये बताती हैं कि एक्सेसिव यूज़, इसका जो अधिक यूज़ है किसका, सोशल मीडिया का, वो कंट्रीब्यूट करता है चिंता, डिप्रेशन, अकेलापन, फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन, मतलब अकेलापन, स्पेशली अमंग यंग यूज़र, ज़्यादातर जो यंग यूज़र्स हैं उनके अंदर। वाइल सोशल मीडिया फॉस्टर्स कनेक्शन, जबकि सोशल मीडिया जो है वो कनेक्शन को, मतलब जो आपस में एक दूसरे के संबंध हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। इट ऑल्सो इनकरेजेस, ये इनकरेज करता है कंपैरिजन, तुलना को, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, मतलब जो लोगों के अंदर एक एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि मैं ये हो जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को इनकरेज करता है, ठीक है, उत्साह देता है उनको। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है जैसे गलत अपेक्षाएं। चलिए खैर, आइए क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज वन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द सोशल मीडिया मेंशन्ड इन द पैसेज? सोशल मीडिया का एक नेगेटिव इफेक्ट बताइए। ये फिजिकल इलनेस करता है, सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करता है, इट में लीड टू फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और इट रिड्यूसेस इंटरनेट यूजेज। इंटरनेट का यूज जो है उसको कम करता है, ऐसा भी नहीं है। सेल्फ स्टीम को, जो स्वयं की स्टीम है उसको इम्प्रूव करता है, ये भी गलत है। शारीरिक जो इलनेस है, बीमारियां हैं, उसको, उसमें साफ साफ लिखा है कि इट कंट्रीब्यूट टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये वाला आंसर है इसका, बिल्कुल सही है। व्हाट पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द सोशल मीडिया, का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या एक्नॉलेज किया है पैसेज में? इन्होंने ये बताया है कि इट ऑल्सो, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, वाइल सोशल मीडिया फॉस्टर्स कनेक्शन, जबकि जो सोशल मीडिया है वो एक दूसरे का जो कनेक्शन है, एक दूसरे को जो जोड़ता है, जैसे आप फेसबुक में है, व्हाट्सएप में है, किसी अपने दोस्त से जुड़ गए, आप अपने परिवार से जुड़ गए, एक आपने मैसेज किया सब तक पहुंच गया, तो ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो उसने बताया है, ठीक, फॉस्टर्स कनेक्शन। तो इसका इट फॉस्टर्स पर्सनल कनेक्शन, ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट सोशल मीडियाज ओवरऑल इफेक्ट, क्या है? ओवरऑल इफेक्ट ये बताया है कि भाई एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, कंपैरिजन को बढ़ाता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को बढ़ाता है, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा लोग जुड़ भी जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर आपने कोई मैसेज भेजा, आपके किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार दोस्त को मिल गया, तो ये एक फायदा भी है। तो नुकसान है तो फायदे भी हैं। तो इट हैज़ बोथ बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं, ये सजेस्ट कर रहा है। इट हैज़ बोथ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। विच ग्रुप इज पर्टिकुलरली अफेक्टेड बाय सोशल मीडिया? कौन सा ऐसा ग्रुप है जो सोशल मीडिया से ज़्यादातर अफेक्ट कर रहा है, विशेषतया अफेक्ट कर रहा है? ऊपर बताया है साफ साफ पैसेज में। कौन सा ऐसा है? स्पेशली अमंग यंग यूजर्स, कि स्पेशली यंग यूजर जो है वो अफेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो आइए, यंग यूजर्स जो है वो विशेषतया अफेक्ट हो रहा है उनको, ठीक है। द फ्रेज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इन द पैसेज मोस्ट लाइकली रिफर्स टू, पैसेज के अनुसार जो सोशल मीडिया है उसकी जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब जो गलत अपेक्षाएं हैं, वो किस, वो मोस्ट लाइकली रिफर्स टू, उसमें से कौन सी चीज है, वो ये कह रहे हैं क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं बेटर स्लीप पैटर्न्स, मतलब बेहतर नींद का पैटर्न, ये तो ऐसा है नहीं। एकेडमिक इम्प्रूवमेंट, मतलब आपकी शिक्षा में, आपका एकेडमिक में सुधार हो रहा है, ये भी नहीं है। टेक्निकल इश्यूज विद प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो आपकी तकनीकी इश्यूज हैं वो है नहीं। आइडियलाइज्ड पोर्ट्रेल्स ऑन सोशल मीडिया, मतलब कि आप जो सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो आदर्श होता है,
ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अगर इंस्टाग्राम देख रहा है, अगर उसने देखा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है, वो जिम जाता है, बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, बहुत अच्छे जूते पहनता है, तो ये क्या है, आइडियलाइज पोर्ट्रेल है ये। ठीक है, ये आदर्श दिखावा है। तो आप भी वैसा ही बनना चाहोगे, ब्रेन कहेगा ये इतना, जबकि वो पता नहीं कितने सारे लाइट कैमरा और वो थोड़ी देर की एक रील होगी और उसके पीछे उसने कितना पैसा खर्च किया होगा। तो ये आइडियलाइज पोर्ट्रेल करता है, इसीलिए लोगों को डिप्रेशन आता है कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ। ठीक है, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का सही आंसर क्या हुआ, आइडियलाइज्ड पोर्टल, आइडियलाइज्ड पोर्टल्स ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हमने 30 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व किए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। आशा है आपने इसमें से कुछ नया सीखा होगा। आपको मैंने जैसे पहले भी बताया है कि आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठिए और जो भी चीज़, जो भी एंटोनिम सिनोनिम, कोई नया ग्रामर रूल का कुछ भी आपको नई चीज़ दिखाई पड़ी उसको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि जब तक आपके एग्ज़ाम जो अगस्त मिड अगस्त में होने हैं उसके पहले हम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट कर लें इस मॉक टेस्ट की सीरीज़ में। जैसे मैंने बताया अभी हम इजी और मीडियम के बीच का लेके चल रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम इसका स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। ठीक, चलिए आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम लोग मॉक टेस्ट 4 लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।